रोशनी होती है वो ज़मीन तक पहुंचने के लिए तरसती है। यानी आज हम जो बात करेंगे इक्वेटोरियल ग्रीन फॉरेस्ट यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की बात करेंगे। ठीक है, जिसका संबंध आप देखेंगे किससे है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन से है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का देखेंगे, सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी हर साल 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे हीट जोन। ग्लोबल हीट जोन की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप देखेंगे मुख्य रूप से पृथ्वी को तापमान और वर्षा के आधार पर 3 जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जोन जो होता है वो होता है उष्णकटिबंधीय जोन। उष्णकटिबंधीय जोन के विस्तार आप देखेंगे तो 0 से 23.5 नॉर्थ, 0 से 23.5 साउथ के बीच होता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है जहाँ साल भर क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शीतोष्ण जोन आता है यानी टेम्परेट जोन, जहाँ पर ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना तो बहुत अधिक ठंडी, यानी यहाँ का जो क्लाइमेट होता है या कह लीजिए मौसम जो होता है वो बहुत सुहावना होता है। इसके बाद आता है फ्रीज जोन। फ्रीज जोन जहाँ पर आप देखेंगे पोल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ की सतह आप देखेंगे हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। तो ये तो हमने बात कर ली वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को तापमान और वर्षा के आधार पर। अगर वहीं बात करें वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन को, अगर देखेंगे ओवरऑल मैप पे या डिवाइड करके देखेंगे तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच देखेंगे क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही सारे क्लाइमेट को कवर करेंगे। इसके अलावा देखेंगे 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच मानसूनी टाइप क्लाइमेट। ठीक है, पूर्व में पश्चिम में हॉट डेजर्ट देखने को मिलेगा और बीच में आप देखेंगे सुरान टाइप यानी सवाना टाइप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। फिर वहीं 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच आप देखेंगे पूर्व में चीन टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, पश्चिम में मेडिटेरियन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। वहीं 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से आप देखेंगे 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के पूर्व में देखेंगे तो लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट यानी मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं आप वेस्टर्न देखेंगे तो वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो ये आपको विजुअल ज़रूर ध्यान रखना है कि किस भाग में कौन सा क्लाइमेटिक रीजन स्थित है। ध्यान रखिएगा, 2 क्लाइमेटिक रीजन के बीच स्थित जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो बीच का क्षेत्र होता है, चीन टाइप क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर मानसूनी टाइप क्लाइमेट की विशेषता पाई जाएगी, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट की विशेषता पाई जाएगी। ठीक है, वही सूडान की बात करें या सवाना ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पर देखें घास के मैदान के साथ छोटे छोटे बड़े दूर दूर पर आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे। स्टेपी ग्रासलैंड की बात, टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। बहरहाल आज हम फोकस करेंगे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करेंगे। अगर दोस्तों हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो इसको एक उपनाम दिया जाता है, विश्व के फेफड़े के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है कि यहाँ पर जो दिन में सनरेज निकलती है वो भी सतह तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो पौधों का विस्तार होता है वो लेयर के रूप में होता है, यानी एक के ऊपर एक आपको लेयर कैनोपी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा एक तो ज़्यादा होती है और जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी वाष्पीकरण से, वहाँ पे वनों के समूह पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वनों के समूह में देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में एक तो हो जाएगा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जिसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट में आपको ये विशेषता देखने को मिलेगी। खासकर बात करें जहाँ पर हम इक्वेटोरियल ग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लेयर के रूप में आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है
कथन ए दिया गया है, विषुवत-रेखीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम होता है। कारण बताया गया है, विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में वर्ष भर क्या होती है, उच्च वर्षा होती है, तापमान भी उच्च बना होता है। अब आपको सही उत्तर बताना है। अभी मैंने जितना एक्सप्लेनेशन दिया, आई होप इससे आप बता सकते हैं। बहरहाल आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसके बाद विस्तार की बात करते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की विस्तार की बात करें तो देखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ और वहीं 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मैप पर आप देखेंगे तो कॉन्गो बेसिन पे, अमेज़न बेसिन पे, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप समूह में आपको ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया में आपको भूमध्य रेखीय वर्षा वन देखने को मिलेगा। एक तो आपने इसका विस्तार देख लिया, कहाँ कहाँ तक पाया जाता है और किस किस जगह आपको मिल सकता है, ये आपको पता हो गया। अब बात करें वहाँ का मौसम कैसा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा, वर्षा अधिक होती है, वाष्पीकरण कम होता है और वर्षा इसलिए अधिक होती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये आप देखेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास। अब क्लाइमेटिक रीजन विस्तार के बाद हम देखेंगे तो हमने जैसे बताया इसका विस्तार कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है संवहनी वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, संवहनी वर्षा मतलब 4 बजे के बाद आप देखेंगे बारिश, आपको कम समय में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। त्वरित झंझा के साथ यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो संवहनी वर्षा की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है। हॉट के साथ साथ इतना ज़्यादा तापमान रहता है, तो तापमान के साथ साथ जाहिर सी बात है वाष्पीकरण भी होगा, इवेपोरेशन भी होगा। इवेपोरेशन के बाद देखेंगे कन्वेक्शनल प्रोसेस चालू हो जाता है, यानी यहाँ पर रोज़ बारिश होती है और अत्यधिक गर्मी भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ अत्यधिक वर्षा के देखने को मिलेगी। और पूरे साल जो औसत वार्षिक तापमान रहता है 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नोट, यहाँ पर आपको कोई भी सर्दी का मौसम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब संवहनी वर्षा की बात करें, वो प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। एक इसका उपनाम भी है, 4 o'clock रेन भी कहते हैं संवहनी वर्षा को, यानी रोज़ दोपहर 2 से 4 बजे के बीच भारी बारिश होती है भूमध्य रेखीय वर्षा वन में। ये आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अब संवहनी वर्षा की प्रक्रिया कैसे होती है, तो जैसा मैंने बताया कि पूरा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर जो धूप होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। इससे क्या होता है, आसपास के क्षेत्र में जो भी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। धीरे धीरे क्या होती है, हवाएं जो है गर्म और अपने साथ नमी लेकर ऊपर उठती हैं और नीचे क्या होता है, लो प्रेशर का विकास होता है। ठीक है, और हवाएं कन्वेक्शन करंट के रूप में ऊपर उठती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, संघनन और बादल का बनना प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। और जब हवाएं संतृप्त हो जाती हैं तो वो आइस क्रिस्टल या वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है तेज़ी के साथ मूसलाधार बारिश करती हैं। 1 से 2 घंटे आप देखेंगे उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये समय रहता है लगभग शाम को 4 बजे के लगभग। ठीक है, और इसमें क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो देखेंगे एक कपासी वर्षा बादल दिया गया है, तो इसे वर्षा बादल भी कहते हैं। तो इस बादल का विकास होता है संवहनी वर्षा में। अब हम वर्षा वन की संरचना की बात करें दोस्तों, वर्षा वन की संरचना की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैं बताया कैनोपी आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर 60 मीटर तक के भी पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो पेड़ महोगनी जैसे पेड़ जो होते हैं वो उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बहुत आगे निकल जाते हैं, तो इसलिए उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जो कम निकलते हैं यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, उनका ग्रोथ कम होता है। तो सबसे ऊपरी जो होती है उभरती हुई परत होती है जिसमें महोगनी कपूक जैसे पौधे आते हैं। फिर आप देखेंगे कैनोपी का विकास होता है, यानी घनी छत का विकास होता है जहाँ सूरज की रोशनी नीचे की ओर नहीं जाने देती। फिर आप देखेंगे तो अंडर स्टोरी यानी कम रोशनी वाली सतह, छोटे पेड़ पौधे झाड़ियों का विकास होता है।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लोर पर, फॉरेस्ट के फ्लोर पर आप देखेंगे वहाँ पर झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी, लताएं देखने को मिलेगी, और वहाँ पर अंधेरा होता है और नमी भी होती थी, इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पर सड़ी हुई पत्तियाँ और डिकम्पोजिशन ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेयर हैं, इनका लेयर का नाम आपको ध्यान रखिएगा। इमर्जेंट लेयर जो सबसे ऊंची पेड़ होते हैं, फिर कैनोपी लेयर, फिर अंडर स्टोरी लेयर, इसके बाद फॉरेस्ट लेयर देखने को मिलता है। अब बात करें वहाँ पर वनस्पति और जीव कैसे होती हैं। अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपको जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर वहीं पेड़ पौधों की बात करें, उसमें महोगनी, अबूनास, रोजवुड और जैसी कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए वो हरा भरा दिखाई देता है। जीव जंतु की बात करें तो वहाँ पर एनाकोंडा, जगुआर, रंग बिरंगे आप टूकेन देख सकते हैं, 25,000 तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो वन होते हैं इतने डेंस होते हैं कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक रूप पे इसे कटाई नहीं की जा सकती, और अगर सपोज़ कटाई कर भी ले तो इसको कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लकड़ियाँ जो है बहुत भारी होती हैं, ठीक है, और यहाँ का कोई ट्रांसपोर्टेशन विकसित नहीं हुआ है जंगलों के बीच में। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो भारी मात्रा में आप देखेंगे ऑक्सीजन पैदा करता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर कई सारी आपको दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, प्राकृतिक वनस्पति और उसका क्षेत्र। एपीफाइट्स, बबूल, बोआबाब, देवदार, तो ये आपको ये मिलान करना है। अब इसमें आपको बता देते हैं, एपीफाइट्स का मतलब होता है लताएं। अभी मैंने बताया लताएं कहाँ पाई जाती हैं, तो इसको आप मिलान करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, हमने बताया कि डेंस फॉरेस्ट होता है, तो ऐसा तो है नहीं मैदानी क्षेत्र की तरह यहाँ पर चावल, धान, गेहूँ उगाया जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रबर प्लांटेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह जंगलों को जलाकर वहाँ पर छोटी मोटी खेती करते हैं, यानी स्लैश एंड बर्निंग प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर की बात। अब वर्ल्ड में और इंडिया में ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिनको पीटी में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में होता है, ठीक है। और रोका बहुत बार पूछा गया, ब्राज़ील में होता है, ठीक है। लदांग भी कई बार आया है इंडोनेशिया में। रे वियतनाम, जो इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार आया उसको हम बता दे रहे हैं, बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। झूमिंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है वो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में होता है, ठीक है। और एक दीपा देखेंगे बस्तर, छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। अभी हम अमेज़ॉन रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ये देखेंगे, तो ये अमेज़ॉन रिवर सिस्टम या अमेज़ॉन फॉरेस्ट की बात करें, ये इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र है, यानी टोटल ड्रेनेज सिस्टम है इसका। जो अमेज़ॉन रिवर की बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वाटर शेड देखने को मिलता है। अब कुछ इसमें अमेज़ॉन की इम्पॉर्टेंट पीटी के लिए हम फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें अमेज़ॉन ड्रेनेज सिस्टम का जो विस्तार है वो ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, इधर आएंगे कोलंबिया, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमेज़ॉन की इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो मदीरा, निग्रो, ठीक है, कुछ बहुत सारी हैं लेकिन इसमें 2 नदियाँ इम्पॉर्टेंट। एक अमेज़ॉन का इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है तो वो है मनास, ये अमेज़ॉन का बंदरगाह है, इनलैंड बंदरगाह। और बेलम एक शहर है ब्राज़ील में जो अमेज़ॉन रिवर के पास आप देखेंगे अटलांटिक के मुहाने पर स्थित है। वहीं अभी कॉन्गो बेसिन की बात कर रहे थे, कॉन्गो रिवर देखेंगे तो ये लगभग 9 से 10 कंट्री में इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है, जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है। और कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो ये कुछ प्रिलिम्स फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना।
अगर सॉइल की बात करें, कैसी सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पर लैटराइट या लाल सॉइल पाई जाती है जिसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है। अब ये तीनों कैसे मटेरियल हैं, ये हैवी मटेरियल है, ठीक है। अब जो लैटराइट सॉइल होती है उसमें लोहा के ऑक्साइड, पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ये है लैटराइट सॉइल। अगर बात करें लैटराइट सॉइल की, तो ये लैटराइट सॉइल का विस्तार आप देखेंगे तो कहाँ पर होता है, अभी मैंने बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में होता है, ठीक है, जिसमें आपको मानसूनी टाइप क्लाइमेट भी आ जाएगा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो विषुवत-रेखीय भी क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्षा ज़्यादा होती है तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सिलिका की मात्रा होती है वो, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमस भी जो होता है वो जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में आ जाता है, और ऊपर जो हैवी मटेरियल रहते हैं, एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड, पोटास, ये सब ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है वहाँ पर रेड सॉइल का विकास होता है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको आप देखिए। कथन दिया गया है, लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। कारण बताया गया, उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपको सही उत्तर बताना है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, इससे आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जहाँ तक ह्यूमस की बात की, ह्यूमस एक शब्द यूज़ किया हमने, उसका संबंध क्या होता है, मृदा के गाढ़ेपन। जहाँ पर आप देखेंगे, जैसे अगर बात करें यहाँ पर विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में, तो वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा पत्तों, ठीक है। जैसे मतलब कार्बनिक पदार्थ आपको ज़मीन पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक्टिव आपको जो है विघटन भी देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ह्यूमस का अभाव बनता है। क्यों? क्योंकि वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर सारे पोषक तत्व नीचे की परतों में चली जाती हैं, इसीलिए अम्लीयता वहाँ पर सबसे कम देखने को मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, ह्यूमस का संबंध जो है इनडायरेक्टली तापमान से है, यानी तापमान जितना अधिक होगा ह्यूमस उतना कम होगा। तो ये वीडियो पॉज करके इसमें हमने डिटेल दिया है, इसको आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए किस क्लाइमेटिक रीजन में अम्लीयता सर्वाधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे तापमान सबसे कम होगा वहाँ पे अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी। यानी साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में आप देखेंगे, टुंड्रा में अम्लीयता सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर ह्यूमस का अभाव होगा। ह्यूमस कहाँ से बनेगा? यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ पौधे पशु पदार्थ है नहीं जिनका क्षय हो सके, ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं। यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट में शीत ऋतु नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर सबसे कम देखने को मिलता है। एवरेज तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता देखने को मिलती है। वहाँ पर बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है, झूम कृषि की प्रधानता होती है। बहुत सारी बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। पिग्मी, सकाई, बोरो जैसी टाइप पाई जाती है। दोपहर के बाद बिजली की चमक के साथ कुछ समय के लिए मूसलाधार बारिश होती है, ठीक है। अन्य जलवायु प्रदेश की अपेक्षा विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में विविधता अधिक होती है और साथ ही साथ सघनता भी अधिक होती है, इसलिए इसका आर्थिक दोहन करना कठिन होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि जो भूमध्य रेखीय वर्षावन कैसे अनिवार्य है। सबसे पहले बताया कि ये ऑक्सीजन का काम करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में आप देखेंगे काम करते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नष्ट होंगे तो क्या होगा, जो रेन हो रही है कन्वेक्शन करंट के रूप में आप देखेंगे, कन्वेक्शन वाली वर्षा हो रही है, उसमें व्यवधान आएगा, सूखा जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कार्बन इमिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैव विविधता का लॉस होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावित होंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।